Hello beta, welcome to physics class and today we will discuss some types of vectors. तो बेटा आज हम कुछ वेक्टर्स के टाइप डिस्कस करेंगे. कुछ टाइप्स मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस किए थे, तो अगर आपको लास्ट वीडियो देखना है तो मेरा चैनल आपको सब्सक्राइब करना है और आप लास्ट वीडियो ऑन टाइप्स ऑफ वेक्टर को इजीली वहां देख सकते हो. तो आज हम कुछ रिमेनिंग टाइप्स ऑफ वेक्टर को डिस्कस करने वाले हैं जो हमारे टाइप्स ऑफ वेक्टर अभी डिस्कशन में नहीं आए हैं. आज उनको हम डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं कोप्लेनर वेक्टर्स को. कोप्लेनर वेक्टर्स को वो वेक्टर्स जो एक ही प्लेन में होंगे उनको बोलेंगे हम कोप्लेनर वेक्टर्स. अब अगर आप इस बोर्ड पे मल्टीपल वेक्टर्स ऐसे ड्रॉ करोगे तो वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, ये तीनों वेक्टर आपके बोर्ड के प्लेन में ही हैं. बोर्ड का प्लेन क्या है? ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है. अगर बोर्ड का प्लेन आपका एक्स वाई प्लेन है, अगर बोर्ड का प्लेन आपका एक्स वाई प्लेन है तो ये तीनों वेक्टर आपके एक्स वाई प्लेन में लोकेट कर रहे हैं. तीनों वेक्टर आपके कहां पर प्रेजेंट है? एक्स वाई प्लेन में प्रेजेंट है. तो ये तीनों वेक्टर कैसे होंगे? दीज थ्री वेक्टर्स आर कोप्लेनर इन नेचर. तो ये तीनों आपके कोप्लेनर हैं. तो इस टाइप से अगर मैं एक्स वाई प्लेन को ऐसे ड्रॉ करता हूं, एक्स वाई प्लेन, और इस एक्स वाई प्लेन में अगर मैं ये थ्री वेक्टर ऐसे ड्रॉ करता हूं, ए बी एंड सी, तो ये तीनों वेक्टर मेरे एक ही प्लेन में हैं और ये तीनों किस नेम से फेमस होंगे? दीज थ्री आर कोप्लेनर वेक्टर्स. दीज थ्री आर कोप्लेनर वेक्टर्स. इसी टाइप से अगर आप एक्स जेड प्लेन में थ्री वेक्टर्स ऐसे ड्रॉ करोगे तो ये तीनों वेक्टर एक्स जेड प्लेन के लिए कैसे होंगे? कोप्लेनर होंगे. तो हम इस टाइप से कोप्लेनर वेक्टर्स को डिफाइन करते हैं. व्हेन मल्टीपल वेक्टर्स आर इन सेम प्लेन देन दीज आर नोन एज कोप्लेनर वेक्टर्स. देन दीज आर नोन एज कोप्लेनर वेक्टर्स. तो बेटा कोप्लेनर वेक्टर्स क्लियर हो गया अब आपको. तो अब इसी टाइप से अगर हमारे पास नॉन कोप्लेनर वेक्टर हो, अगर हमारे पास नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स हो तो उनको हम डिफाइन कैसे करेंगे? नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स. इसका मीनिंग यहां पर वेक्टर्स का प्लेन अलग अलग होगा. तो अगर मेरे पास इस टाइप से तीनों एक्सेस प्रेजेंट हैं, एक्स वाई जेड, तो अगर एक वेक्टर ए आपका एक्स वाई प्लेन में है और वेक्टर बी आपका एक्स जेड प्लेन में है और वेक्टर सी आपका वाई जेड प्लेन में है, तो ये तीनों वेक्टर आपके अलग अलग प्लेन में हैं. तो ये तीनों वेक्टर आपके नॉन कोप्लेनर होंगे. तो चेक करो, वेक्टर ए का बोलो प्लेन कौन सा है? एक्स वाई. वेक्टर बी का बोलो प्लेन कौन सा है? एक्स जेड. और वेक्टर सी का बोलो प्लेन कौन सा है? वाई जेड. तो ये तीनों वेक्टर आपके कोप्लेनर नहीं होंगे. ये तीनों वेक्टर आपके नॉन कोप्लेनर होंगे. ये तीनों वेक्टर आपके नॉन कोप्लेनर होंगे. इसका प्लेन अलग है, इसका प्लेन अलग है, इसका प्लेन अलग है. सो दीज थ्री वेक्टर्स आर नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स. तो यहां पर वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी तीनों आपके नॉन कोप्लेनर में काउंट होंगे. तो यहां पर हमने डिफाइन किया किसको? नॉन कोप्लेनर वेक्टर को. व्हेन मल्टीपल वेक्टर्स आर प्रेजेंट इन डिफरेंट प्लेन्स देन दीज आर नोन एज नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स. देन दीज आर नोन एज नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स. तो बेटा अगला टाइप है कोलिनियर वेक्टर्स. अगला टाइप है कोलिनियर वेक्टर्स. तो अगला टाइप है कोलिनियर वेक्टर्स. कोलिनियर वेक्टर्स. इसका मीनिंग व्हेन मल्टीपल वेक्टर्स आर ड्रॉन ऑन सेम लाइन, व्हेन मल्टीपल वेक्टर्स आर ड्रॉन ऑन सिंगल लाइन, ड्रॉन ऑन सेम लाइन, देन दीज वेक्टर्स आर नोन एज कोलिनियर वेक्टर्स. देन दीज वेक्टर्स आर नोन एज कोलिनियर वेक्टर्स. तो आप इसकी डेफिनेशन लिख सकते हो कि when vectors are drawn on same line of action
then these vectors are known as collinear vectors. These vectors are known as collinear vectors. These vectors are known as collinear vector. तो बेटा कॉलिनियर वेक्टर का मीनिंग ये है कि ये अगर आपकी लाइन ऑफ एक्शन है, ये अगर आपकी लाइन ऑफ एक्शन है, तो इस लाइन ऑफ एक्शन पे अगर वेक्टर ए आपका ईस्ट डायरेक्शन को फॉलो कर रहा है, वेक्टर बी भी आपका ईस्ट में ही है, और वेक्टर सी आपका अगर वेस्ट में है, तो ये तीनों वेक्टर अगर एक ही लाइन पे होंगे तो ये तीनों वेक्टर आपके कॉलिनियर होंगे। तो कॉलिनियर वेक्टर में आपके वेक्टर पैरेलल भी हो सकते हैं, वेक्टर आपके एंटी पैरेलल भी हो सकते हैं। इसका मीनिंग वेक्टर्स के बीच में एंगल 0 डिग्री भी हो सकता है, वेक्टर्स के बीच में एंगल 180 डिग्री भी हो सकता है। तो मेन कंडीशन ये है कॉलिनियर में कि वेक्टर्स आपके एक ही लाइन पे आएंगे, वो पैरेलल भी हो सकते हैं, वो एंटी पैरेलल भी हो सकते हैं। तो कॉलिनियर में वेक्टर्स में भी पैरेलल, वेक्टर्स में भी एंटी पैरेलल, बट बोथ विल एक्ट ऑन सेम लाइन ऑफ एक्शन। तो दो वेक्टर अगर एक ही लाइन ऑफ एक्शन पे आएंगे, चाहे वो पैरेलल हो चाहे वो एंटी पैरेलल हो, तो वो कॉलिनियर वेक्टर की कैटेगरी में आ जाएंगे। देन दे विल कम इन कैटेगरी ऑफ कॉलिनियर वेक्टर्स। तो कॉलिनियर वेक्टर क्लियर हुआ बेटा? एक ही लाइन पे अगर मल्टीपल वेक्टर आप एडजस्ट करेंगे, दे मे बी पैरेलल, दे मे बी एंटी पैरेलल, देन दे आर नोन एज कॉलिनियर वेक्टर्स। देन दे आर नोन एज कॉलिनियर वेक्टर्स। नाउ नेक्स्ट टाइप है बेटा ऑर्थोगोनल वेक्टर्स। नेक्स्ट टाइप है ऑर्थोगोनल वेक्टर्स। ऑर्थोगोनल वेक्टर्स। तो अगर आप कॉलिनियर वेक्टर का एग्जांपल लोगे, अगर आप कॉलिनियर वेक्टर्स का एग्जांपल लोगे, तो एग्जांपल क्या होगा कि व्हेन action reaction forces are acting on same line of action, then both are known as collinear vectors. Then both are known as collinear vectors. तो जब एक्शन रिएक्शन फोर्सेस आपके एक ही लाइन पे आएंगे, अगर दोनों एंटी पैरेलल हैं तो भी दोनों आपके कॉलिनियर होंगे, क्योंकि दोनों की लाइन ऑफ एक्शन अगर सेम है। तो इसका मीनिंग क्या है? जब एक लाइन पे दो वेक्टर आएंगे तो दोनों आपके कॉलिनियर वेक्टर की कैटेगरी में आ जाएंगे। तो इसी टाइप से अगर आपके पास एक रॉप है और यहां आप खड़े हो, तो यहां से आप रॉप को पुल कर रहे हो F1 फोर्स से, यहां आपका फ्रेंड है वो रॉप को पुल कर रहा है F2 फोर्स से। अब चेक करो, ये दोनों फोर्स आपके एक ही लाइन पे हैं, दोनों फोर्स आपके सिंगल रॉप पे हैं, दोनों फोर्स आपके कॉमन रॉप पे हैं। तो ये दोनों फोर्स कैसे हैं? अपोजिट है, लेकिन इनकी लाइन ऑफ एक्शन कैसी? इनकी सिंगल लाइन ऑफ एक्शन कैसी है? सेम है या डिफरेंट है? दोनों एक ही लाइन ऑफ एक्शन पे काम कर रहे हैं, दोनों एक ही रॉप पे काम कर रहे हैं, दोनों की रॉप कॉमन है। तो यहां पर ये दोनों फोर्सेस F1 F2 कैसे होंगे? कॉलिनियर वेक्टर्स में आएंगे, नहीं आएंगे? नाउ F1 F2 आर कॉलिनियर इन नेचर। नाउ F1 F2 आर कॉलिनियर इन नेचर। नाउ इन केस ऑफ ऑर्थोगोनल वेक्टर्स, बेटा ऑर्थोगोनल वेक्टर क्या होते हैं? व्हेन वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर, when vectors are perpendicular to each other, then these vectors are known as orthogonal vectors. When vectors are mutually perpendicular to each other, then these are known as orthogonal vectors. तो क्या लिखेंगे? When vectors are mutually perpendicular to each other, then they are known as orthogonal वेक्टर्स। तो आप चेक करो, वेक्टर ए आपका x एक्सिस के अलोंग है, वेक्टर बी आपका y के अलोंग है, वेक्टर सी आपका z के अलोंग है। अब इन तीनों के बीच में एंगल क्या मिलेगा आपको? 90 डिग्री मिलेगा। आप इन तीनों के बीच में एंगल क्या लोगे? 90 डिग्री लोगे। ए और बी दोनों परपेंडिकुलर हैं, उसी टाइप से बी और सी दोनों परपेंडिकुलर हैं, उसी टाइप से ए और सी दोनों परपेंडिकुलर हैं। तो यहाँ पर तीनों वेक्टर कैसे हैं? म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। सो दीज थ्री वेक्टर्स आर ऑर्थोगोनल वेक्टर्स। तो यहाँ पर वेक्टर ए
वेक्टर बी और वेक्टर सी, ये तीनों वेक्टर आपके ऑर्थोगोनल वेक्टर में आएंगे। ये तीनों वेक्टर आपके ऑर्थोगोनल वेक्टर्स में आएंगे। तो बेटा आप चेक कर लो आप कि ऑर्थोगोनल वेक्टर्स का मीनिंग क्या है। व्हेन थ्री वेक्टर्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, व्हेन थ्री वेक्टर्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, देन दे आर नोन एज ऑर्थोगोनल। नाउ ऑर्थोगोनल वेक्टर्स बेटा आपको क्लियर हो गया है। when these three vectors are mutually perpendicular to each other, then they are known as orthogonal vectors, then they are known as orthogonal vectors। ठीक है बेटा अब आगे चलते हैं। तो ये मैंने आपको मल्टीपल टाइप्स ऑफ वेक्टर्स को डिस्कस करके बताया कि कितने टाइप्स के आपके बेसिक वेक्टर्स होते हैं। तो हम टाइप्स ऑफ वेक्टर्स को डिस्कस कर चुके हैं, हम टाइप्स ऑफ वेक्टर्स को डिस्कस कर चुके हैं बेटा। अब हम आएंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बाय स्केलर क्वांटिटी, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बाय स्केलर क्वांटिटी। तो अगर हम वेक्टर्स को किसी स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या इफेक्ट आएगा वेक्टर के ऊपर, तो क्या इफेक्ट आएगा वेक्टर के ऊपर। तो हम लिखते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बाय स्केलर। तो अगर कोई स्केलर क्वांटिटी वेक्टर से मल्टीप्लाई होगी तो वेक्टर पे क्या इफेक्ट आएगा। लाइक वेक्टर ए इक्वल टू एन वेक्टर बी, वेक्टर ए इक्वल टू एन टाइम्स ऑफ वेक्टर बी, और एन कैसा है मोर देन वन, एन कैसा है मोर देन वन। एन की वैल्यू क्या है, एन की वैल्यू कैसी है बेटा, इक्वल टू और मोर देन वन। हम n की वैल्यू क्या लेंगे, इक्वल टू 1 और मोर देन 1। इसका मीनिंग 1 2 3 4 5 6। तो n की वैल्यू आपकी इंटीजर फॉर्म में है, तो n आपका मल्टीप्लाई हो रहा है b से। तो अगर n आपका b से मल्टीप्लाई हो रहा है तो a के ऊपर क्या इफेक्ट आएगा वो हमें यहाँ फाइंड आउट करना है। और n कैसा है हमारा, पॉजिटिव नंबर है, n कैसा है हमारा, पॉजिटिव नंबर है। और n की वैल्यू कैसी है, इट मे बी इक्वल टू 1 और मोर देन 1, और मोर देन 1। अब चेक करते हैं कि अगर ये वेक्टर आपका b वेक्टर है, अगर ये वेक्टर आपका b वेक्टर है, तो जो a वेक्टर है वो कैसा है, n टाइम्स ऑफ b वेक्टर, वो n टाइम्स ऑफ b वेक्टर है। इसका मीनिंग अगर n की वैल्यू 1 है तो a वेक्टर बिल्कुल लेंथ में किसके इक्वल होगा, b के इक्वल होगा। चेक कर लो, अगर n की वैल्यू 1 है तो a वेक्टर b के इक्वल होगा, लेंथ में इक्वल होगा, मैग्नीट्यूड में इक्वल होगा, डायरेक्शन भी सेम है तो डायरेक्शन में भी इक्वल होगा। ठीक है। अब अगर n की वैल्यू 2 है, अगर n की वैल्यू 2 है तो वेक्टर a आपका b से डबल हो जाएगा, वेक्टर a आपका b से डबल हो जाएगा। नाउ इट इज वेक्टर a इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ वेक्टर b, वेक्टर a इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ वेक्टर b। अब इसी टाइप से अगर n की वैल्यू 3 है, अगर n की वैल्यू 3 है तो वेक्टर a आपका b से 3 टाइम्स हो जाएगा। तो वेक्टर a का मैग्नीट्यूड, वेक्टर a का मैग्नीट्यूड वेक्टर b से 3 टाइम्स ज्यादा हो जाएगा, 3 टाइम्स ज्यादा हो जाएगा। तो ये आपको मालूम होना चाहिए, ये आपको मालूम होना चाहिए कि वेक्टर a अगर n टाइम्स ऑफ b है तो अगर n की वैल्यू आप इंक्रीज करते जाओगे तो वेक्टर a का मैग्नीट्यूड आपका b के रेस्पेक्ट में इंक्रीज होके आएगा, वेक्टर a का मैग्नीट्यूड b से ज्यादा होगा। अब अगर इसी टाइप से, अब अगर आप इसी टाइप से n को, अगर आप इसी टाइप से n को नेगेटिव लोगे, अगर n नेगेटिव होगा, if n is negative, if n is नेगेटिव, अगर n नेगेटिव होगा तो क्या होगा, वेक्टर a इक्वल टू, वेक्टर a इक्वल टू माइनस n वेक्टर b, वेक्टर a इक्वल टू माइनस n वेक्टर b। अब अगर आप n की वैल्यू, अब अगर आप n की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 लोगे तो अब क्या होगा बेटा, अब वेक्टर b अगर वेक्टर b आपका
ईस्ट डायरेक्शन के अलोंग है, वेक्टर बी अगर आपका ईस्ट डायरेक्शन के अलोंग है, तो वेक्टर ए कहां होगा? वेक्टर ए आपका वेस्ट में होगा, वेक्टर ए आपका वेस्ट में होगा। चेक करो, अगर n 1 होगा तो वेक्टर ए आपका वेस्ट में होगा, क्योंकि आपको मालूम है कि अगर नेगेटिव साइन आप लगाओगे तो इसका मीनिंग क्या है? ए और बी दोनों डायरेक्शन में अपोजिट हो जाएंगे। अगर आप माइनस साइन लगाओगे तो ए और बी दोनों डायरेक्शन में अपोजिट हो जाएंगे, और अपोजिट होने से क्या होगा? बी अगर ईस्ट में आएगा तो ए कहां आएगा? ए आपका वेस्ट में आएगा। अब अगर n की वैल्यू 2 है, अब अगर n की वैल्यू 2 है तो उस केस में क्या होगा? ए का मैग्नीट्यूड वेस्ट में डबल हो जाएगा, ए का मैग्नीट्यूड वेस्ट में डबल हो जाएगा। इसका मीनिंग ए इज -2 टाइम्स ऑफ बी, तो ए का मैग्नीट्यूड बी से डबल हो जाएगा। लेकिन डबल कहां होगा? डबल आपका वेस्ट में होगा, डबल आपका वेस्ट में होगा। ये वेस्ट है और ये डायरेक्शन आपकी ईस्ट है। तो इसका मीनिंग अगर वेक्टर A इक्वल टू -2 वेक्टर B होगा तो A का मैग्नीट्यूड वेस्ट डायरेक्शन में डबल हो जाएगा, क्योंकि आपको मालूम है माइनस साइन का मीनिंग क्या है कि A और B दोनों डायरेक्शन में कैसे हैं? अपोजिट हैं। दोनों डायरेक्शन में कैसे हैं? अपोजिट हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है कि नेगेटिव साइन से अगर करोगे मल्टीप्लाई तो A और B की डायरेक्शन आपकी अपोजिट हो जाएगी, A और B की डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी। अब अगर A इक्वल टू -3B करोगे, A इक्वल टू -3B करोगे तो वेक्टर A आपका B से कितने टाइम्स हो जाएगा? 3 टाइम्स। और कहां एक्सटेंड होगा? ये एक्सटेंड होगा वेस्ट में, ये एक्सटेंड होगा वेस्ट में। वेस्ट में क्यों एक्सटेंड होगा? क्योंकि नेगेटिव साइन है, और नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है? ए और बी दोनों डायरेक्शन में कैसे हैं? अपोजिट हैं। दोनों डायरेक्शन में कैसे हैं बेटा? अपोजिट हैं। तो इस टाइप से हम वेक्टर्स को स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करके ग्राफिकली उनको ड्रॉ कर सकते हैं। ये हमने ग्राफिकली ड्रॉ किया वेक्टर ए बी को आफ्टर मल्टीप्लिकेशन विद स्केलर क्वांटिटी दैट इज n, स्केलर क्वांटिटी दैट इज n। ठीक है बेटा, तो अब चेक करते हैं अगर n आपका फ्रैक्शन में है तो क्या होगा? अगर n आपका फ्रैक्शन में है तो क्या होगा? हमने क्या लिखा था? वेक्टर A इक्वल टू n टाइम्स ऑफ वेक्टर B। अगर n की वैल्यू 1/2 है, 1/3 है, 1/4 है, तो अगर ये आपका B वेक्टर है, ये आपका B वेक्टर है, तो A वेक्टर की लेंथ कैसी आएगी? B से स्मॉलर आएगी। चेक कर सकते हो कि A किसके इक्वल है? A इक्वल टू 1/2 वेक्टर B और 1/3 वेक्टर B। तो इस केस में A की लेंथ कैसी आएगी? B से कम आएगी। A की लेंथ कैसी आएगी? B से कम आएगी। तो वेक्टर अगर आपका किसी फ्रैक्शन नंबर को कैरी कर रहा है, अगर वेक्टर इक्वल टू 1/2 टाइम्स ऑफ वेक्टर B, तो अगर वेक्टर A आपका 1/2 टाइम्स ऑफ वेक्टर B है तो उस केस में वेक्टर A की लेंथ B से कम हो जाएगी, वेक्टर A की लेंथ B से कम हो जाएगी। इसका मीनिंग क्या है कि अगर n की वैल्यू 1/2 होगी, तो वेक्टर A क्या है? दैट इज हाफ पार्ट ऑफ वेक्टर B। तो वेक्टर A आपका B का हाफ पार्ट है। क्यों है इसका हाफ पार्ट? क्योंकि n की वैल्यू क्या रखी है आपने? 1/2 रखी है। तो इस टाइप से हम इसको ड्रॉ ऐसे करेंगे, वेक्टर B और वेक्टर A आपका B का हाफ पार्ट है, तो वेक्टर A की लेंथ B के कंपैरिजन में हाफ हो जाएगी। अगर 1/3 करोगे तो वेक्टर A आपका B का 1/3 पार्ट है, 1/3 पार्ट है, तो A की लेंथ आपकी और भी कम हो जाएगी, तो A की लेंथ और भी कम हो जाएगी। तो यहाँ A किसके इक्वल है? 1/2 टाइम्स ऑफ वेक्टर B और यहाँ 1/3 टाइम्स ऑफ वेक्टर B। तो इसी टाइप से अगर आप यहाँ नेगेटिव साइन के साथ n की वैल्यू फ्रैक्शन में लोगे तो A आपका रिवर्स डायरेक्शन में एक्सटेंड होगा और A आपका B से कम होगा, A आपका B से कम होगा। तो इसी टाइप से आप नेगेटिव वाला जो कॉन्सेप्ट है उसको भी यूज कर सकते हो, उसको भी आप ऐसे यूज करके ग्राफिकली आप A और B को ड्रॉ कर सकते हो, ग्राफिकली आप A और B को ड्रॉ कर सकते हो। सो दिस इज ऑल अबाउट मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बाय स्केलर, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बाय स्केलर। तो बेटा अब कुछ वेक्टर्स की हम प्रॉपर्टीज डिस्कस करने वाले हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर। तो वेक्टर्स की बेटा कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं जो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। तो आज हम वेक्टर्स की कुछ ऐसी प्रॉपर्टी डिस्कस करने वाले हैं जो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। तो
वेक्टर्स की वो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं जो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो हम डिस्कस करने वाले हैं बेटा। तो नंबर 1 प्रॉपर्टी दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट properties of vectors, most important properties of vectors। नंबर 1 प्रॉपर्टी ऑफ वेक्टर। बेटा वेक्टर में क्या होगा, अगर आप किसी वेक्टर को एक्स वाई प्लेन में ड्रॉ कर रहे हो, अगर आप किसी वेक्टर को एक्स वाई प्लेन में ड्रॉ कर रहे हो, ये वेक्टर आपका ए वेक्टर है, अब ए वेक्टर आपका एक्स वाई प्लेन में है, तो अगर आप इस प्लेन को आगे पीछे ऐसे मूव कराओगे या इस प्लेन को ऐसे रोटेट करोगे तो वेक्टर ए के ऊपर कोई भी चेंज नहीं आएगा। मैं रिपीट कर रहा हूं, अगर आप किसी वेक्टर को किसी प्लेन में ड्रॉ करते हो और अगर प्लेन को आप आगे पीछे ऐसे मूव कराओगे, प्लेन को ऐसे रोटेट कराओगे, अगर ये एक्स एक्सिस आपका रोटेट होके ऊपर आ चुका है, वाई आपका पीछे जा चुका है, तो अब ये वाई डैश है, ये एक्स डैश है, तो ये आपका एक नया एक्स वाई प्लेन बन चुका है। तो इस नए एक्स वाई प्लेन में भी वेक्टर ए के ऊपर कोई चेंज नहीं आएगा। तो मेरा क्वेश्चन ये है, मेरा फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ वेक्टर ये है कि व्हेन एनी वेक्टर ड्रॉन इन एक्स वाई प्लेन एंड प्लेन इज मूविंग फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड और प्लेन हैज एनी रोटेशन, देन देयर इज नो इफेक्ट ऑन वेक्टर ए। तो वेक्टर ए के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जिस प्लेन में आप वेक्टर को ड्रॉ करोगे, अगर उस प्लेन को आप आगे पीछे मूव कराओगे, अगर उस प्लेन को आप रोटेट कराओगे, तो उस केस में इस वेक्टर ए के ऊपर किसी भी टाइप का कोई चेंज नहीं आएगा। वेक्टर ए के ऊपर किसी भी टाइप का कोई चेंज नहीं आएगा। इसका मीनिंग, अगर प्लेन में ट्रांसलेशन है, प्लेन में अगर लीनियर मोशन है, प्लेन में अगर रोटेशन है, तो उसकी वजह से वेक्टर ए में कोई चेंज नहीं आएगा। हाँ, ये हो सकता है कि पहले जो आपका एक्स एक्सिस था वो ए से दूर था, अब जो आपका नए वाला एक्स एक्सिस आया है वो ए के पास में है। तो अब चेक करके बताओ कि जो ए की शेडो होगी वो यहां पहले कम आ रही थी, अब यहां एक्स के ऊपर ए की शेडो ज्यादा आएगी। अब चेक कर सकते हो आप, ये आपका ओल्ड एक्स एक्सिस था और ये आपका न्यू एक्स एक्सिस है। तो अब चेक करके बताओ, ओल्ड और न्यू में से किस एक्स एक्सिस के ऊपर वेक्टर ए की शेडो ज्यादा आएगी? कौन सा एक्स एक्सिस वेक्टर ए के पास में है? ये नए वाला एक्स एक्सिस वेक्टर ए के पास में है, तो नए वाले एक्स एक्सिस के ऊपर वेक्टर ए की शेडो ज्यादा आएगी। इसका मीनिंग वेक्टर ए के कंपोनेंट वेक्टर ए की शेडो कम ज्यादा हो सकती है, लेकिन ओवरऑल वेक्टर में कोई चेंज नहीं आएगा। ओवरऑल वेक्टर में कोई चेंज नहीं आएगा। अब चेक करो, पहले y एक्सिस आपका a के पास में था और फाइनल आपका y एक्सिस a से दूर हो चुका है। तो ये वाला y एक्सिस कौन सा है? ओल्ड, और ये वाला कैसा है? न्यू। तो अब न्यू वाला y एक्सिस आपका वेक्टर a से दूर है। इसका मीनिंग क्या है? नए वाले y एक्सिस के ऊपर वेक्टर a की शेडो कम आएगी और पहले वाले y एक्सिस के ऊपर वेक्टर a की शेडो ज्यादा आएगी। तो ये शेडो कम ज्यादा हो सकती है, वेक्टर a का जो इफेक्ट है वो कम ज्यादा हो सकता है x और y एक्सिस के ऊपर, x और y एक्सिस के ऊपर, लेकिन ओवरऑल वेक्टर में कोई चेंज नहीं आएगा। वेक्टर की लेंथ वही रहेगी, वेक्टर की डायरेक्शन भी सेम रहेगी। इसका मीनिंग वेक्टर की लेंथ, वेक्टर की डायरेक्शन प्लेन के रोटेशन से, प्लेन के मोशन से चेंज नहीं होगी। प्लेन के मोशन से, प्लेन के रोटेशन से चेंज नहीं होगी। नाउ नंबर 2 प्रॉपर्टी बेटा ये है, आप किसी भी वेक्टर को उसी के पैरेलल ऊपर नीचे डिस्प्लेस कर सकते हो। आप किसी भी वेक्टर को उसके पैरेलल ऊपर नीचे आगे पीछे डिस्प्लेस कर सकते हो, आगे पीछे डिस्प्लेस कर सकते हो। आप किसी भी वेक्टर को आप उसी के पैरेलल ऊपर नीचे आगे पीछे डिस्प्लेस कर सकते हो। वेक्टर में कोई चेंज नहीं आएगा, वेक्टर में कोई चेंज नहीं आएगा। मैं रिपीट कर रहा हूं, when you displace any vector parallel to itself, when you displace any vector parallel to itself,
then there is no change in vector, then there is no change in vector। तो वेक्टर को अगर आप उसी के पैरेलल ऊपर नीचे आगे पीछे डिस्प्लेस करोगे तो वेक्टर में कोई चेंज नहीं आएगा, वेक्टर में कोई चेंज नहीं आएगा। तो ये आपको ध्यान रखना, वेक्टर में कोई चेंज नहीं आएगा। नंबर 3, अगर आप किसी वेक्टर को रोटेशन देते हो 360 डिग्री या डबल ऑफ 360 डिग्री या 3 टाइम्स ऑफ 360 डिग्री, तो अगर आपका रोटेशन मल्टीपल होगा 360 डिग्री का, अगर आपका रोटेशन मल्टीपल होगा किसका, 360 डिग्री का, तो वेक्टर में कोई चेंज नहीं आएगा, तो वेक्टर में कोई चेंज नहीं आएगा। तो बेटा ये ध्यान रखना कि अगर आप किसी वेक्टर को इन मल्टीपल ऑफ 360 डिग्री एंगल से रोटेट कराओगे तो वेक्टर में कोई चेंज नहीं आएगा, वेक्टर में कोई चेंज नहीं आएगा। इसका मीनिंग वेक्टर हैज रोटेशन इन मल्टीपल ऑफ 360 डिग्री, देन देयर इज नो चेंज इन डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। तो वेक्टर की डायरेक्शन में, वेक्टर के मैग्नीट्यूड में कोई चेंज नहीं आएगा। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए कि रोटेशन अगर 360 डिग्री के मल्टीपल फॉर्म में होगी तो वेक्टर में कोई चेंज नहीं आएगा। देन नंबर 4 प्रॉपर्टी क्या है वेक्टर की? नंबर 4 प्रॉपर्टी ये है बेटा, अब नंबर 4 प्रॉपर्टी पे आ चुके हैं हम कि दो वेक्टर्स के बीच में एंगल आपका कैसे निकलेगा। अगर मेरे पास दो वेक्टर हैं तो उनके बीच में एंगल कैसे निकलेगा, तो हम क्या लिखेंगे, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स कैन बी find out by taking intersection point of tails of two vectors। तो जहां दो वेक्टर्स की टेल मीट करेंगी वहां पर उन दोनों वेक्टर्स की टेल्स के बीच में जो एंगल बनेगा वो एंगल क्या होगा, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। मैं रिपीट कर रहा हूं, व्हेन we have intersection of tails of two vectors, then we can have angle between two vectors। तो जहां दो वेक्टर्स की टेल मीट करेंगी वहां पर हमें एंगल मिलेगा बिटवीन टू वेक्टर्स। तो अगर मेरे पास वेक्टर A है और मेरे पास वेक्टर B है, अब चेक करो इन दोनों वेक्टर्स का जो हेड है वो आगे जा चुका है, ये हेड है, ये भी हेड है, और दोनों की टेल यहां मीट कर रही है। तो जहां दोनों की टेल मीट करेगी वहीं पर एंगल बनेगा A और B के बीच में, तो ये आपको क्लियर होना चाहिए कि एंगल कैसे बनता है दो वेक्टर्स के बीच में। जहां दोनों वेक्टर्स की टेल मीट करेंगी वहीं पर एंगल बनेगा दो वेक्टर्स के बीच में। तो हमें A और B वेक्टर को इस टाइप से डिस्प्लेस करना है, हमें A और B वेक्टर को पैरेलल वे से डिस्प्लेस करना है और ऐसा पॉइंट सर्च करना है जहां दोनों की टेल मीट करेंगी। हमें A और B को इन्हीं के पैरेलल ऊपर नीचे आगे पीछे डिस्प्लेस करना है ताकि दोनों की टेल मीट कर जाएं। जहां दोनों की टेल मीट करेंगी वहीं पर इन दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल बनेगा। अब इस एंगल की लिमिट क्या होगी, ये एंगल आपका होगा 0 डिग्री से 180 डिग्री, ये एंगल आपका होगा 0 डिग्री से 180 डिग्री। When two vectors are parallel, then angle between two vectors is 0 degree। When two vectors are anti-parallel, then angle between two vectors is 180 डिग्री। तो 0 डिग्री एंगल कब होगा, जब दोनों पैरेलल होंगे, और 180 कब होगा, जब दोनों एंटी पैरेलल होंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो एंगल होगा वो एंगल आपका किस रेंज को फॉलो करेगा, दैट इज मोर देन इक्वल टू 0 डिग्री एंड लेस देन इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये आपको ध्यान रखना है कि एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स ऑलवेज फॉलो द रेंज ऑफ एंगल दैट इज
more than equal to 0 डिग्री एंड लेस देन इक्वल टू 180 डिग्री। इसका मीनिंग दो वेक्टर्स के बीच में जो एंगल होगा वो हमेशा 0 से 180 डिग्री के बीच में लाई करेगा। आप कैसे भी वेक्टर ड्रॉ कर लो, आप कैसे भी वेक्टर्स को ड्रॉ करके देख लो, हमेशा दो वेक्टर्स के बीच में एंगल 0 और 180 डिग्री के बीच में ही आएगा। तो आप कैसे भी वेक्टर्स को ड्रॉ करके देख लो, अगर ये वेक्टर A है, ये वेक्टर B है, तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री है। ये वेक्टर अगर B है, ये वेक्टर अगर A है, तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना हो सकता है, 120 डिग्री। तो अगर आप वेक्टर्स को डिस्प्लेस करोगे पैरेलल टू इटसेल्फ, तो आपको मैक्सिमम एंगल क्या मिलेगा, 180 डिग्री, और मिनिमम एंगल क्या मिलेगा, दैट इज 0 डिग्री। तो अब आपको क्लियर हो गया कि दो वेक्टर्स के बीच में एंगल हमें कब मिलेगा, दोनों वेक्टर्स की टेल मीट करेंगी। जब दोनों वेक्टर्स की टेल मीट करेंगे तो वहां हमें एंगल मिलेगा दो वेक्टर्स के बीच में। तो अब ये क्लियर हो गया है कि एंगल की रेंज क्या होगी, 0 डिग्री से 180 डिग्री, 0 डिग्री से 180 डिग्री। तो बेटा ये आपकी कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज थी वेक्टर्स की। तो इन प्रॉपर्टीज को आप प्रॉपर वे से अंडरस्टैंड करो और इनको प्रॉपर वे से रिवाइज करना है आपको, और इन्हीं के बेस पे हम आगे कुछ न्यूमेरिकल करने वाले हैं, और इन्हीं के बेस पे हम आगे कुछ न्यूमेरिकल करने वाले हैं। तो मैं आपको एक न्यूमेरिकल दे रहा हूं, सिंपल सा न्यूमेरिकल है। किसके बेस पे न्यूमेरिकल है, यूनिट वेक्टर के बेस पे न्यूमेरिकल है। तो वो वेक्टर जो मैग्नीट्यूड 1 कैरी करता है उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, यूनिट वेक्टर। उसको हम क्या बोलते हैं, यूनिट वेक्टर। तो मेरे पास एक वेक्टर C गिवन है, न्यूमेरिकल नंबर 1। वेक्टर C में मुझे क्या गिवन है, 2i प्लस 4j प्लस nk। अगर वेक्टर C आपका यूनिट वेक्टर है, अगर वेक्टर C आपका यूनिट वेक्टर है, तो n की वैल्यू क्या होगी, व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ n, व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ n टू मेक C एज यूनिट वेक्टर। तो अगर C आपका यूनिट वेक्टर है तो n की वैल्यू क्या होगी। मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर C आपका यूनिट वेक्टर है तो उसके लिए हमारे पास n की वैल्यू क्या होगी, व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ n व्हेन C बिकम्स यूनिट वेक्टर, व्हेन C बिकम्स यूनिट वेक्टर। तो अब आपको ये मालूम है कि जितने भी आपके यूनिट वेक्टर होते हैं वो सारे के सारे मैग्नीट्यूड 1 कैरी करते हैं, वो सारे के सारे मैग्नीट्यूड 1 कैरी करते हैं। हम क्या लिखेंगे, मैग्नीट्यूड, हम क्या लिखेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ C वेक्टर एज 1। अगर C का मैग्नीट्यूड 1 है तो सबसे पहले हम C वेक्टर क्या निकालेंगे, मैग्नीट्यूड। हम C का क्या निकालेंगे बेटा, मैग्नीट्यूड। अब चेक करो, ये 2 का मीनिंग क्या है, x कोऑर्डिनेट, 4 का मीनिंग क्या है, y कोऑर्डिनेट, और n का मीनिंग क्या है, z कोऑर्डिनेट। चेक करो यहां पर जो वेक्टर हमें C गिवन है वो 3D में गिवन है। हमारे पास x कोऑर्डिनेट भी है, हमारे पास y कोऑर्डिनेट भी है, हमारे पास z कोऑर्डिनेट भी है। i कैप का मीनिंग वेक्टर अलोंग x एक्सिस, j कैप का मीनिंग वेक्टर अलोंग y एक्सिस, k कैप का मीनिंग वेक्टर अलोंग z एक्सिस। तो ये तीनों हमें x y z के कंपोनेंट्स गिवन हैं। तो ये तीनों हमें x y z एक्सिस के कोऑर्डिनेट्स गिवन हैं। तो ये x कोऑर्डिनेट, ये y कोऑर्डिनेट और ये z कोऑर्डिनेट। अब बताओ कि अगर आप 3D में, अगर आप 3D में 3 वेक्टर्स को ऐड करते हो, अगर आप 3D में 3 वेक्टर्स को ऐड करते हो तो मैग्नीट्यूड का फार्मूला क्या है, मैग्नीट्यूड का फार्मूला क्या होगा बेटा, वेक्टर C मैग्नीट्यूड, इसके ऊपर से बेटा एरो हटा दो। मोड का मीनिंग क्या होता है, मॉड्यूलस का मीनिंग क्या होता है, ये दोनों लाइन आपके मॉड्यूलस होंगी। इस मॉड्यूलस का मीनिंग ये होता है, ये वेक्टर क्वांटिटी को स्केलर क्वांटिटी में चेंज कर देता है। मॉड्यूलस का मीनिंग मैग्नीट्यूड ऑफ C वेक्टर, मॉड्यूलस का मीनिंग मैग्नीट्यूड ऑफ C वेक्टर। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इट इज मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर C एंड इट इज इक्वल टू C, विदाउट एरो आएगा C। इसका मीनिंग ये क्या है, आपका मैग्नीट्यूड है। तो 3D में अगर हमारे पास 3 कोऑर्डिनेट है x y z, तो 3D में हम मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, C इक्वल टू अंडर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। C इक्वल टू अंडर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। अब चेक करो, x क्या आपका 2 है, 4 आ जाएगा, y क्या आपका 4 है, 16 आ जाएगा, z क्या आपका n है,
तो n स्क्वायर आ जाएगा। अब चेक करो, हमें c का मैग्नीट्यूड कितना गिवन है, 1 गिवन है, तो हम क्या लिखेंगे, √4 + 16 + n स्क्वायर इक्वल टू 1 तो अब चेक करके बताओ, n की वैल्यू कैसे निकालोगे, अब चेक करके बताओ n की वैल्यू कैसे निकालोगे, अब चेक करके बताओ कि n की वैल्यू कैसे निकालोगे। 4 + 16 + n स्क्वायर इक्वल टू 1, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो 20 + n स्क्वायर इक्वल टू 1, सो n स्क्वायर 1 - 20, तो बोलो बेटा n स्क्वायर किसके इक्वल आ रहा है, -19, तो n की वैल्यू क्या आएगी, √-19, तो ये आपको मालूम होना चाहिए, कि यूनिट वेक्टर के अंदर मैग्नीट्यूड बेटा 1 होता है, यूनिट वेक्टर के अंदर मैग्नीट्यूड 1 होता है। तो अब अगर आपको कोई वेक्टर 3D में गिवन है, तो 3D में हम उसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, √x² + y² + z², तो ये आपका न्यूमेरिकल था, टू फाइंड आउट वैल्यू ऑफ n,